हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। दोस्तों, हम जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमें बच्चे को पढ़ाते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम सब यहाँ पर शिक्षक बनने की तैयारी तो कर रहे हैं, बट शिक्षक बनने के लिए किन किन बातों का ज्ञान हमें होना जरूरी होता है, ये सब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जैसे सब्जेक्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग द सीडीपी। अगर आप 2023 में आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे टीजीटी कमीशन का एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि चाहे आप टीजीटी कमीशन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और साथ में साइकोलॉजी, इनके सवाल तो आपको पूछे ही जाने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द पैडागोजी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट्स। आप देखिए ये प्रश्न यहां पर क्या कहता है। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। अब देखो, ऐसा सवाल यहां पर पूछा गया है कि स्कूल स्कूल जो होता है ये एक इस तरह की संस्था होती है जहां पर समाजीकरण, बच्चे को समाज के साथ जोड़ा जाता है। किस तरीके से जोड़ा जाएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि किस तरीके को अपनाया जाएगा यहां पर बच्चे को सोशलाइजेशन से जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन और स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। यानी कि उस यहां पर सोशलाइजेशन के लिए सबसे बीच का माध्यम कौन सा हो सकता है, यानी कि उस पॉइंट को सेंटर मीडियम में रख के हम उसको वो सारे रिसोर्सेज के साथ जोड़ते हैं। जैसे यहां पर स्कूल का डेली का जो रूटीन होता है वो बच्चे के लिए सोशलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, या फिर स्कूल का डेली का जो शेड्यूल है या फिर टीचर जो है वो बनता है। तो देखिए, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट तो यह है कि बच्चा घर पे सोशलाइजेशन के लिए सीखता है। घर पे, घर के बाहर नेबर्स जो आस पड़ोस होते हैं, घर पे जो रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, इन सबसे बच्चा वो सीखता है, सोशलाइज होता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। और स्कूल सेकंड पॉइंट होता है। स्कूल क्या है, स्कूल में जाकर वो सीखता है। अब स्कूल में उसको कौन कौन सिखाता है। अब स्कूल में बच्चा जो होता है वो सेंटर पॉइंट पे होता है, वो सेंटर पॉइंट पे होता है। स्कूल चिल्ड्रन जो होता है वो सेंटर पॉइंट पे होता है, क्योंकि वो बच्चा सेंटर पॉइंट से अपने टीचर से सीखता है, ठीक है, अपने फ्रेंड से सीखता है, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसके क्लासमेट्स होते हैं, या स्कूल में और बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो उनसे सीखता है। सो दिस इज द वे। स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन होती है, दैट इज द स्कूल चिल्ड्रन को सेंट्रल पोजीशन पर रखकर। तो ऑप्शन ए मेरा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। हाँ जी, किस वजह से यहां पर बनाए गए थे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसको हम आईईपी भी कहते हैं, आईईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में बात करें तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के तौर पर हम इसको जानते हैं। ठीक है, किस लिए इनको बनाया गया था, इनका पर्सपेक्टिव क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहां पर इंडिविजुअली हर एक बच्चे की यूनिक जो प्रॉब्लम है उसको समझते हुए उसे स्पेशल एजुकेशन के साथ जोड़ देना, इसलिए यहां पर इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। तो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। अब जैसे कि मैंने स्पेशल एजुकेशन की बात करी तो आप लोगों को लगता होगा कि स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है। मैंने ये भी बताया कि उस बच्चे की यूनिक प्रॉब्लम को देखते हुए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है। द स्पेशल नीड ऑफ द चिल्ड्रन टू बी फोकस्ड, बच्चे की जो स्पेशल नीड है उसको फोकस करते हुए यहां पर उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो आई कैन से द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम यहां पर इसका पर्सपेक्टिव था। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक रिटन प्लान होता है जो कि यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्स को देखते हुए, जो कि यहां पर स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है, और यहां पर स्पेसिफिक सर्विसेज उसके लिए अनाउंस कर देता है कि इस बच्चे को इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्रिएटिविटी इज अ थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। हाँ जी, क्रिएटिविटी किस चीज से रिलेटेड होती है। हाँ जी, तो देखिए यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि क्रिएटिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके चलते हुए हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं।
क्रिएटिविटी माइंड जो होता है, क्रिएटिव माइंड जो होता है वो बहुत सारी क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ता है। एक ऐसा माइंड जिसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, कुछ सीखने की, कुछ करने का क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है, उसको हम क्रिएटिव माइंड के तौर पर काउंट करते हैं, एंड दैट इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? किसी प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करना, क्रिएटिव सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करना। सो दैट्स वे वी कैन से क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग के कंसेप्ट से रिलेट करता है। सो जो टर्म है कन्वर्जेंट थिंकिंग की और डाइवर्जेंट थिंकिंग की, ये जेपी गिलफोर्ड ने दी थी 1956 में। और डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसको बहुत सारे सॉल्यूशंस हम ढूंढते हैं एक सिंगल प्रॉब्लम के, ठीक है, एक सिंगल प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ लिए जाते हैं क्रिएटिव वे से, क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करते हुए। इट इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो ऐसे पर्सन जहां पर क्यूरियोसिटी, जो जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, उनके लिए जो क्रिएटिविटी है एक दाहिने हाथ का खेल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ गुड टेक्स्ट बुक्स अवॉइड, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या टालती है, वो किस चीज की बात नहीं करती है, ये आपको बताना है। एक अच्छी पुस्तक जो होती है, हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक अच्छी पुस्तक की। तो देखिए हम स्कूल में जो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, वो किताबें किस तरह से यहां पर होकर कार्य करती है, जेंडर सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, या जेंडर बायस, कौन सी चीज अवॉइड करते हैं, कौन सी चीज किताब में नहीं होती। देखो हमारी जो किताबें होती है ना, ये स्त्री और पुरुष में भेद तो नहीं करती हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में भेद तो नहीं करती हैं। हमारी किताबें हमें एकता सिखाती हैं और जेंडर इक्वालिटी सिखाती हैं, ना कि जेंडर इनइक्वालिटी। हमारी किताबें हमें क्या सिखाती हैं? जेंडर इक्वालिटी सिखाती हैं, ना कि इनइक्वालिटी सिखाती हैं। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि हमारी जो किताबें हैं ये जेंडर बायस होना अवॉइड करती हैं, जेंडर बायस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह को अवॉइड करती हैं, टालती हैं, यानी कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ये फोकस करती हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगर आप एक टीचर, इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी, अगर आप टीचर फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लेते हो एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। देखिए फ्रेटर्निटी का वैसे मतलब होता है भाईचारा, बट हम यहाँ पर ग्रुप भी उसको मान के चलते हैं, एक टीम, एक ग्रुप। तो अगर आप टीचर की एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो और वहां पर उनके जैसे कपड़े ही पहनने की कोशिश करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, यदि आप एक शिक्षक बिरादरी में शामिल होते हो और अपने समूह में अधिकांश अन्य लोगों की तरह पोशाक चुनते हैं, तो आप यहां पर अनुरूपता को प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्फॉर्मिटी। यहां पर क्या होता है? ये ग्रुप आइडेंटिटी नहीं होती है कोई, ये कॉम्प्लायंस नहीं होता है, ऑबिडेंस नहीं होता है, ये क्या होता है? कन्फर्मिटी होती है, जिसको हम अनुरूपता कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कन्फॉर्मिटी हम इसको बोलते हैं। चलिए, इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर, you are exhibiting conformity. Obedience, compliance and group identity are different from the conformity. क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। Between dash months of age, most children begin to combine words into short sentences while speaking. हाँ जी, किस वर्ष की आयु में बच्चा जो होता है, चिल्ड्रन जो होता है, ये शॉर्ट सेंटेंसेस को कंबाइन करना शुरू कर देता है? तो देखो स्टार्टिंग में जो 12 से 18 साल की आयु होती है, इसमें बच्चा सिंगल वर्ड बोलना सीखता है, जैसे मम्मी पापा, ठीक है, ये वो टाइम होता है। 18 से 24 का जो वर्ष होता है, जिसमें बच्चा दो वर्डों को कंबाइन करना सीखता है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना स्टार्ट करता है, जैसे बाय बाय, बाय बाय, ठीक है, हम बोलते हैं ना बाय बाय, बाय बाय करो, ठीक है, वो चीज होती है। उसके बाद बात करेंगे 24 से 30। 24 से 30 का टाइम वो होता है जब बच्चा जो होता है, चिल्ड्रन जो होता है, दो सेंटेंस, जैसे गो मॉम, ठीक है, हेलो डैड, तो दो मतलब फ्रेज ऑफ टू वर्ड्स, फ्रेज, ठीक है, फ्रेज ऑफ टू वर्ड्स को बोलना सीखता है। उसके बाद 30 से 36 महीने का वो टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा जो है 3 सेंटेंसेस को बोलना सीखता है, कम हियर मॉम, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर हमारा क्या था कि हमें देखना था शॉर्ट सेंटेंसेस को कंबाइन करना शुरू करता है। शॉर्ट सेंटेंसेस की बात हुई है, ठीक है, फ्रेजेस की बात नहीं हुई। तो दिस इज 18 to 24, 18 to 24, क्लियर, 18 to 24, समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहां पर क्या कहता है? द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज
आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। तो देखो यहां पर बात हो रही है किसी भाषा में के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन उसके डैश नियमों में निर्दिष्ट होते हैं। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना अलग अलग बोलते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है, किसी एक वर्ड के पीछे उसका साउंड अलग आता है, दूसरे वर्ड में उसका साउंड अलग आता है, जैसे कि प्रेस, रेस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें किसी चीज के पीछे एस लगा के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पेट्स, पेट्स, ठीक है, प्रेस, पेट्स। तो स का जो साउंड है जहां पर बदलता है, ठीक है, किसी भी वर्ड का साउंड जैसे बदलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं फोनोलॉजिकल रूल्स, फोनोलॉजिकल रूल्स, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, जो यहां पर कहां लिखे गए हैं, फोनोलॉजिकल रूल्स में रखे गए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, आईक्यू यानी कि कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है ये किसने डेवलप किया था। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये बार बार एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आईक्यू का कंसेप्ट है ये किसने दिया था। तो आईक्यू का कंसेप्ट बिनेट ने दिया था, बिनेट और टर्मन दोनों ने मिलकर, पहले बिनेट ने स्टार्ट किया था, टर्मन ने इसको आगे बढ़ाया और स्टर्न इसको और आगे लेके गए थे, स्टर्न इसको और आगे लेके गए थे। तो बिनेट यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, बिनेट, बिनेट। चलिए डेवलपमेंट किस टाइम पे स्टार्ट होती है, हाँ जी, विकास प्रारंभ कब होता है, प्री चाइल्डहुड स्टेज में, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज में, प्री नेटल स्टेज में और द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। देखो जब लाइफ का एग्जिस्टेंस शो होता है ना तभी यहां पर डेवलपमेंट का पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि मां की कोख के अंदर ही बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाता है, जब पता लगता है कि हाँ बच्चे का जीवन आगे आ रहा है। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 22 हफ्तों के बाद, आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यहां पर डेवलपमेंट पीरियड जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तब यहां पर लाइफ जो है वो विजिबल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, आफ्टर 22 वीक। सो वी कैन से इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज में ही डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो शुरू हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, दिव्या ऑफ्टन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क व्हेन विच शी कैन हैंडल इजीली, शी इज यूजिंग, वो क्या करती है। देखो दिव्या को कोई काम मिला, दिव्या को कोई जॉब मिली है, कोई काम मिला है, तो दिव्या को जो उसको काम में टास्क दिए गए हैं वो टास्क को क्या करती है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती है, ठीक है। कोई मुश्किल काम मिला वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेगी, ठीक है, कि ये आज कर लिया, ये इस घंटे में कर लिया, वो उस घंटे में कर लिया, तो इस कारण के वो अपना बाकी काम भी करवाए और टास्क भी कर पाए, वो परेशान भी ना हो। तो वो किस मेथड का अपमान कर सॉरी प्रयोग कर रही है, नॉट अपन, प्रयोग कर रही है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसने क्या किया, पार्ट्स में बांट लिया, पार्ट्स में बांट लिया, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से वो आगे बढ़ रही है। सो इसको क्या कहते हैं, सब गोल एनालिसिस। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब गोल विश्लेषण या फिर एनालिसिस। समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप किसी टास्क को करना, ठीक है, किसी मुश्किल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के स्टेप बाय स्टेप करना, इसको हम कहते हैं सब गोल एनालिसिस। सब गोल, गोल को सब गोल बना दिया, गोल को सब गोल बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के सेशन के टीजीटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी अगर डाउट रहा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। और क्लास भी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।